हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर फिर से घैरण संहिता को आगे बढ़ाते हुए दो नए आसनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व हम लगभग 4 से 5 आसनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और घैरण संहिता से संबंधित आपको चैनल पर लगभग 17 से 18 लेक्चर इससे पूर्व दिए जा चुके हैं। अन्य ग्रंथों से संबंधित भी आपको चैनल पर 500 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, अपने किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आज हम यहाँ पर आसन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वज्रासन और स्वस्तिकासन के बारे में चर्चा करेंगे। घैरण संहिता के अनुसार दोनों आसनों को किस प्रकार से किया जाता है, इनके लाभ क्या हैं, इनकी सावधानियां क्या हैं, इनका नामकरण क्या है, ये सब के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। साथ ही साथ विधियों के बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। उससे पूर्व थोड़ा सा मैं रिवीजन करा दूं कि घैरण संहिता में जो आसन है, घैरण संहिता में जो सप्त साधन हैं, सप्त साधनों के अंतर्गत द्वितीय जो साधन है वह आसन का साधन है। द्वितीय जो चैप्टर है वह आसन का है, जिसके बारे में हम सप्त साधन के लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। आप चैनल पर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर जो पढ़ना चाहें तो आपको ये सारे टॉपिक वेबसाइट पर भी मिल जाते हैं। आगे हमने देखा था कि जो आसन है, आसनों के अभ्यास से दृढ़ता प्राप्त होती है, जो कि महर्षि घैरण्य का कहना है। तो ये सब हमने सप्त साधन के अंतर्गत हमने देख लिया था। यहाँ पर हम आसन तो जान चुके हैं, आसन क्या है, आसनों के लाभ क्या हैं। अब हम यहाँ पर हमारा जो मुख्य जो टॉपिक है वज्रासन, इसको हम यहाँ पर जानेंगे। इसका अगर जो नामकरण अगर जो हम यहाँ पर देखें, वज्रासन क्यों कहा जाता है, तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो शरीर है वो वज्र के समान बन जाता है इस आसन के अभ्यास से, इसके लिए इसे वज्रासन कहा जाता है। अब यहाँ पर वज्रासन की विधि अगर जो हम यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने एक इमेज यहाँ पर रखी हुई है जो कि घैरण संहिता से ही ली गई है। इसके जो क्रेडिट है वो घैरण संहिता को ही जाता है। आप यहाँ पर जो ये पिक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह वज्रासन की पिक्चर है। विधि आप देखें किस प्रकार से यहाँ पर जो ये पोजिशन है किस प्रकार से है। तो प्रथम अगर जो हमें वज्रासन में आना है तो कोई भी हमें एक आसन बिछा लेना है। हम उस आसन पर दोनों पैरों को सामने की ओर फैला करके यानी कि दंडासन की स्थिति में आएंगे। अब जब हम दंडासन की स्थिति में आएंगे, इसके पश्चात प्रथम हम अपना बायां घुटना मोड़ेंगे। घुटने को मोड़ते हुए अपने जो नितंब हैं, नितंबों के नीचे रख लेंगे। उसी प्रकार से हम दायां पैर को मोड़ेंगे। दायां पैर का जो घुटना है उसे मोड़ करके दायां नितंब के नीचे रखेंगे। दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिले होंगे, दोनों घुटने आपस में मिले होंगे। कमर गर्दन हमारी सीधी होती है और हमारे जो दोनों हाथ हैं दोनों जांघों पर होते हैं। ये जो पोजीशन है यह वज्रासन की है। एक अभ्यास हम इस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन ग्रंथ में किस प्रकार से बताया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ग्रंथ में बताया गया है कि प्रथम हमें दोनों पैरों को सामने की ओर फैला देना है। इसके पश्चात हमें घुटनों के बल खड़े हो जाना है। याद रखिएगा, घुटनों के बल खड़े हो जाना है। दोनों पैरों के पंजे हमारे पीछे आपस में मिले होंगे, यानी कि दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिले होंगे। इसके पश्चात हमें बैठते हुए हमारे जो नितंब हैं दोनों तलवों के अंदर रख लेना है। तो जब ये स्थिति आ जाएगी, दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिले होंगे, घुटने आपस में मिले होंगे, कमर गर्दन सीधी होगी, आंखें बंद होंगी और हमारे दोनों हाथ जांघ पर होंगे। तो ये जो अभ्यास है यह वज्रासन का अभ्यास है। ये विधि आप यहाँ पर जान चुके हैं। मैं बार बार कहता हूँ, अभी मैं आपको टेक्स्ट के अनुसार यहाँ पर बता रहा हूँ, यानी कि थ्योरी में आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप देखेंगे कई सारे लेक्चर्स सारे आपको थ्योरी से ही संबंधित मिलेंगे। प्रैक्टिकल तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, प्रैक्टिकल आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आप वज्रासन आप अन्य चैनल पर या फिर अन्य वीडियोज भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो ग्रंथों में बताया गया है, आपको मैंने जिस प्रकार से बताया, क्या आप ये सारी चीज़ें आप देख पाते हैं? नहीं देख पाते। तो इसलिए हमें जो थ्योरी है वह जानना आवश्यक है। प्रैक्टिकल भी आवश्यक है, लेकिन थ्योरी भी जानना बहुत आवश्यक है। प्रैक्टिकल की वीडियोज भी आपको अन्य कुछ समय पश्चात आपको मिलने लगेंगी। तो ये जो स्थिति है यह वज्रासन की स्थिति है।
आगे इसके लाभ के बारे में अगर जो चर्चा करें तो कहते हैं इस आसन से वज्र नाड़ी पर अधिक प्रभाव पड़ता है। अब वज्रासन हम अभ्यास कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है वज्र नाड़ी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मूलाधार चक्र के विकास में, उसकी जागृति में सहयोग करता है। हमारा जो मूलाधार चक्र है उसका विकास होता है, साथ ही साथ उसकी जागृति में भी ये सहायक है। इसके अभ्यास से साधक की यौन भावनाएं उसके नियंत्रण में आ जाती हैं। जो साधक, जो व्यक्ति वज्रासन का अभ्यास करता है, देखिए नित्य अभ्यास की चर्चा हो रही है, तो उसकी जो यौन भावनाएं हैं उसके नियंत्रण में आ जाती हैं। ये वज्रासन का एक लाभ है। तो ये ग्रंथ के अनुसार है जो कि आपको ध्यान में रखना है। व्यवहार में अगर जो हम देखते हैं तो हम कहते भी हैं कि भोजन के पश्चात हमें वज्रासन में बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने जो भोजन किया है उसका डाइजेशन, उसका पाचन अच्छे ढंग से हो जाए। तो ये व्यवहारिक रूप से भी हम देखते हैं वज्रासन के अनेक लाभ हैं। तो वज्रासन के अनुसार उसकी लाभ क्या है, वज्रासन के विधि क्या है, ये हम यहाँ पर जान चुके हैं। आगे आप देखेंगे वज्रासन के अभ्यास के दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं यदि जांघों में दर्द का अनुभव हो तो इसी आसन में घुटनों को थोड़ा अलग कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जब हम वज्रासन में बैठें तो दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिले होंगे, घुटने आपस में मिले होंगे। लेकिन अगर जो हमारे जांघों में या फिर कमर दर्द इत्यादि हो, कमर दर्द हो तो इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, रोक देना चाहिए। लेकिन अगर जो जांघों में दर्द हो तो जो घुटने हमने आपस में मिलाए हुए हैं उन्हें थोड़ा सा स्पेस दे देना है, थोड़ा सा उन्हें खोल देना है, तो ये जो दर्द है वह दूर हो जाएगा। हम आसानी से, हम सावधानी पूर्वक वज्रासन की स्थिति में बैठ पाएंगे। अगर जो कोई भी प्रथम बार नहीं बैठ पा रहा है तो जबरदस्ती हमें इस आसन के दौरान नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ लाभ, विधि, सावधानियां हैं। अगर जो आप स्वयं के लिए अगर जो आप देख रहे हैं तो आप जान सकते हैं किस प्रकार से करना है। अगर जो आप किसी को सिखाने के लिए अगर जो आप ये देख रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है क्या क्या इसके लाभ, विधि और सावधानियां हैं। अगर जो आप बताते हैं किसी को तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी हैं। अब नेक्स्ट आसन की ओर चलें। नेक्स्ट आसन है स्वस्तिक आसन। अब इस आसन को स्वस्तिक आसन क्यों कहा गया? कहा जाता है कि स्वस्तिक का तात्पर्य है शुभ। इस आसन के अभ्यास से हमारी जो अंतरात्मा है या फिर हमारे जो कर्म है वह शुभ होने लगते हैं, इसलिए इस आसन का नाम स्वस्तिक आसन पड़ा है। अब यहाँ पर जो स्वस्तिक आसन है इसकी विधि क्या है ये हम यहाँ पर देखेंगे। इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं, गहरन संहिता से ही ली गई है। अब यहाँ पर हम इस आसन की पोजीशन में देखेंगे तो थोड़ा सा भिन्नता है अन्य आसनों के कंपैरिजन में। अन्य आसनों के दृष्टि में अगर जो हम देखें तो इस आसन में जो थोड़ा पैरों की जो स्थिति है वो थोड़ा भिन्न है। इस आसन को किस प्रकार से करना है तो आप यहाँ पर देखें। सर्वप्रथम हमें दंडासन की स्थिति में आना है, यानी कि दोनों पैर सामने की ओर फैले होंगे। बायां पैर को मोड़ते हुआ, जो हमारा जो बायां पैर है इसको मोड़ते हुए हमें क्या करना है, दाईं जांघ पर टच कर लेना है। दाईं जांघ के नीचे हमें टच करना है। याद रखिएगा इसका जो हमारा जो बायां पैर है इसका पूरा का पूरा तलवा हमारा जो जांघ है, दायां पैर का जो जांघ है उस पर टच होगा। अब इसके पश्चात हमें क्या करना है कि हमारा जो दूसरा जो पैर बचा यानी कि जो बायां पैर है उसको मोड़ते हुए हमें दाईं जांघ पर यानी कि दाईं पैर पर रख लेना है। आप जिस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे कि हमने अन्य आसनों में देखा था कि एड़ियां हमारे शिवनी पर टच होनी चाहिए, लेकिन जब हम स्वस्तिक आसन करते हैं इस दौरान हमारा जो बायां पैर है इसकी जो एड़ी है वह जांघ पर टच होनी चाहिए, ना कि शिवनी पर। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके पश्चात जो बायां पैर है इसके जो अंगूठा है, अंगुलियां हैं, उनको बाहर की ओर रख लेना है। हमारी जो कमर गर्दन सीधी होगी और साथ ही साथ हमारे जो दोनों हाथ हैं इन्हें हम किसी भी मुद्रा में ला सकते हैं। व्यवहार में हम जो करते भी हैं, मूल रूप से हम जो करते भी हैं ध्यानात्मक आसन के लिए, उन मुद्राओं का अभ्यास हम कर सकते हैं। हमारी आंखें बंद होंगी और ये जो पोजीशन कहलाती है यह स्वस्तिक आसन है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाना है। बायां घुटना मोड़ते हुए हमारा जो बायां पैर का जो तलवा है उसे दाईं जांघ पर टच करना है। उसके पश्चात बायां पैर को मोड़ते हुए दाएं एड़ी पर, दायां पिंडली पर रखना है।
इसके पश्चात हमारे जो बायां पैर है उसके जो अंगुलियां हैं उनको बाहर की ओर निकालना है। कमर गर्दन सीधी रखनी है। हमारे जो दोनों हाथ हैं इन्हें किसी भी एक मुद्रा में रख लेना है और हमारी आंखें सामान्य रूप से होंगी, यानी कि हमारी आंखें बंद होंगी। तो ये जो स्थिति है यह स्वस्तिकासन की स्थिति है। ये जो मैंने आपको बताया है ये ग्रंथ के अनुसार है, तो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। अब विधि हम यहाँ पर जान चुके हैं, लाभ क्या है तो आप देखेंगे स्वस्तिकासन ध्यान के लिए उत्तम आसन है। आप देखेंगे हठ योग के अन्य सारे ग्रंथों में जो स्वस्तिकासन है इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वैसे तो सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन जब हम सिर्फ 4 आसनों को पढ़ते हैं तो वहां पर स्वस्तिकासन का भी नाम आता है। तो ये ध्यान का एक मुख्य आसन है, हमें याद रखना है। आगे आप देखेंगे सिद्धासन के अभ्यास से जो लाभ प्राप्त होते हैं वही लाभ स्वस्तिकासन के अभ्यास से भी प्राप्त होते हैं। सिद्धासन मैंने आपको बताया था सिद्धासन के क्या क्या लाभ हैं, मैं फिर से आपको रिपीट करा दूं कि ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख तो रहे हैं, वीडियो के माध्यम से देख तो रहे हैं, आप वेबसाइट पर जाकर के पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्वस्तिकासन है, हम जब सिद्धासन का अभ्यास करते हैं तो सिद्धासन के क्या क्या लाभ थे, तो हमने देखा था कि हमारी जो रीढ़ है उस पर रीढ़ की जो हड्डी है वहाँ पर रक्त का संचालन पूर्ण रूप से होने लगता है। कटी प्रदेश है या फिर श्रोणि प्रदेश है, वहाँ के जो रोग हैं वो दूर होने लगते हैं। ये सब लाभ हमने वहाँ पर देखे थे सिद्धासन के अभ्यास के दौरान। तो वो जो लाभ हैं वही हमें स्वस्तिकासन में भी प्राप्त होते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है, याद रखना है। आगे इसके जो सावधानियों के बारे में चर्चा करें तो आप देखेंगे साइटिका एवं रीढ़ के निचले भाग के विकारों से पीड़ित व्यक्ति को यह आसन नहीं करना चाहिए। किसी को जो साइटिका की प्रॉब्लम है, रीढ़ की प्रॉब्लम है, तो उस व्यक्ति को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, या फिर अभ्यास कर रहे हैं तो अधिक देर तक नहीं करना है। और जब हमें दर्द का अनुभव होने लगे हमें इस आसन को छोड़ देना है। तो ये स्वस्तिकासन की कुछ सावधानियां हैं। वैसे कुछ ज़्यादा प्रभाव हानियां इससे होती नहीं हैं, क्योंकि ये सिर्फ ध्यानात्मक आसन है। आगे हम जो अन्य जो आसन देखेंगे उसमें हमें सावधानियां बरतना बहुत आवश्यक है। तो सावधानियां हम यहाँ पर जान चुके हैं, लाभ यहाँ पर जान चुके हैं, विधि यहाँ पर जान चुके हैं, नामकरण हम यहाँ पर जान चुके हैं। दोनों आसनों को हमने पूर्ण रूप से यहाँ पर जान लिया है, समझ लिया है। आशा है अगर जो आपने लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा होगा आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। नहीं समझ में आया है तो आप लेक्चर को रिपीट करके देख सकते हैं। फिर भी न समझ में आए, कोई डाउट हो तो आप वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं। अब आप सभी जानते हैं लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न आपको दिए जाते हैं, सिर्फ इसके लिए आपने लेक्चर को कितना ध्यानपूर्वक देखा आप स्वयं का यहाँ पर टेस्ट ले सकें। तो प्रथम प्रश्न आपके लिए है, निम्न में से गहरण संहिता के अनुसार आसनों के प्रकार हैं 15, 32, 84 कोई नहीं। तो गहरण संहिता के लेक्चर में मैंने आपको पूर्व में बताया है कि गहरण संहिता में कितने आसन हैं, उन्हीं आसनों की सीरीज को हमने यहाँ पर प्रारंभ किया है। तो आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें, निम्नलिखित में से स्वस्तिकासन कौन सा आसन है, ध्यानात्मक, विश्रात्मक या फिर उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो जो स्वस्तिकासन है यह कैसा आसन है आपसे पूछा गया है, मैंने अभी आपको बताया भी है। अगर जो आपने ध्यानपूर्वक लेक्चर देखा होगा आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। तीसरे प्रश्न की ओर चलें, निम्नलिखित में से मुक्तासन का एक अन्य नाम है, सुखासन, पवन मुक्तासन, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। जब मैंने मुक्तासन आपको समझाया था, पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको बताया था। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर जो ये प्रश्न देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। तीनों बुक ई बुक फॉर्मेट में हैं। तीनों ग्रंथों में आपको योग के 10 से 20 ग्रंथों से संबंधित प्रश्नोत्तरी सीरीज मिल जाती हैं। एक में आपको 500 प्लस, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। आप तीनों बुक में से कोई भी बुक डाउनलोड परचेस कर सकते हैं। तीनों का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलें, निम्न में से वज्रासन के अभ्यास से किस नाड़ी पर प्रभाव पड़ता है, वज्र नाड़ी पर, पिंगला नाड़ी पर, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया है, आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। आज हमने यहाँ पर आसन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और अन्य आसनों के बारे में जाना है, इसके बारे में चर्चा की है। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। अगर ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल था तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा।
और अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी प्रकार से अन्य अपडेट्स, इसी प्रकार से अन्य वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, आपके समक्ष चैनल की ओर से 3 प्लान नजर आ जाएंगे। आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आज हमने यहाँ पर वज्रासन और स्वस्तिकासन के बारे में जाना है। आशा है आप अच्छे ढंग से आज हमने यहाँ पर वज्रासन और स्वस्तिकासन के बारे में जाना है। आशा है आप समझ चुके होंगे। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर्स के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।